डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर बरकर चांडियो एमडी कैट सेक्शन में एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन क्या है, उसमें से कौन कौन से पास पेपर में सवाल आ चुके हैं और कौन से मुतवक्के हैं। इंशाल्लाह उन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और प्रोटीन जो है इसकी 3 से 4 वीडियोस बनेगी इंशाल्लाह। और इसमें छोटी छोटी जो है वीडियोस बनेगी ताकि स्टूडेंट्स हमारे जो है वो इतने ज़्यादा बोर ना हो और से हमारी वीडियो से ज़्यादा उनको जो है बेनिफिट हासिल हो। तो चलते हैं विदाउट एनी डिले, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक। तो दिस इज द प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन का की लिटरली मीनिंग जो होती है वो फर्स्ट रैंक की होती है। और ये प्रोटीन जो है एक मैक्रोमोलेक्यूल होता है, पॉलीमर्स होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ पॉलीमर और इट इज हैविंग द subunits, repeating subunits molecule which is said to be the amino acids। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो आपस में ऐसे मिल के by the condensation process by eliminating the water molecules, because each and every amino acid is covalently bonded with another one। so यहाँ पे क्या होगा, हम इस ये भी पढ़ेंगे कि इन दोनों के दरमियान में कौन सी बॉन्डिंग होगी और पेप्टाइड लिंकेज कैसे होती है। ये भी हमारे टॉपिक आज का हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका जो फार्मूला वो भी मैंने पुट किया हुआ है। तो ये इट इज हैविंग द मैक्रो चेन, सो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीमर्स, बिकॉज दे आर हैविंग the more than 10 units combined together by covalently bonded or the peptide linkage of the subunits or amino acids। तो ये फिर क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट बनता जाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक फूड है, कंपाउंड है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करते हैं कि मोस्ट एबंडेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं आपके सामने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जूम हो गया। और डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट लिंक को। हमने कहा था कि ये जब कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं तो इसको हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड में हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट जो है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शन के सूरत में पाए जाते हैं, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जब हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड यू दैट इन दैट वीडियो कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इट इज़ हैविंग द 15 और 18% ऑफ द प्रोटीन। और 15 जो परसेंटेज थी, आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोकैरियोट्स में कितनी थी, वो 15% थी। और अबाउट द यूकैरियोट्स, तो आई टोल्ड यू अबाउट द 18%। It's a maximum amount rather than all the organic compounds in the cells, because it has been using for manufacturing of the regenerating or manufacturing of the cells, new cells। क्योंकि ये प्रोटीन जो है न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाता है, नए सेल में प्रोटोप्लाज्म बनाने का काम करता है। इसलिए ज़्यादा मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक जो परसेंटेज होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज होती है, वो प्रोटीन की होती है। वो इट इज अप्रोक्सीमेटली 18% इन द यूकैरियोटिक, वाइल इट इज 15% इन द प्रोकैरियोट्स, राइट। और डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इसकी बात करते हैं, ड्राई मास की बात करते हैं, तो प्रोटीन हैज अप्रोक्सीमेटली 50% ड्राई मास ऑफ द सेल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम सेल पढ़ते हैं तो उसमें हम साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं, राइट। और ऑर्गेनेलीज जो पाई जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, उनके मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। मेम्ब्रेन जो है वो उसमें जो है मोस्टली मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, वो ड्राई मास जो होता है वो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे, राइट। और इनके अलावा, ड्राई मास के अलावा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान में रख लें कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तब भी हम तीनों एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं। जब लिपिड की बात करते हैं तब भी हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पढ़ते हैं। प्रोटीन को जब भी पढ़ते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पढ़ते हैं। और अगर हम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए की बात करेंगे तब भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिक है कि इन दोनों में बाकी तो चीज़ें पाई जाती है, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता। अगर कुछ लिपिड्स हैं जो इनसे बनते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये चीज़ नहीं पाई जाती। लेकिन
In the case of the protein, dear students, there is a presence of the nitrogen, और नाइट्रोजन की वजह से इसको नाइट्रोजन कंपाउंड कहते हैं, राइट। और नाइट्रोजन के साथ अपनी बुक में जो है, पुरानी बुक जो ओल्ड बुक है सिंटेक्स बुक बोर्ड की, उसमें भी लिखा हो कि कुछ जो है सल्फर और फास्फोरस से भी कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन वो रेयर केस में होते हैं, कॉमन केस में जो है वो नाइट्रोजन होता है, राइट। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर पढ़े तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी कॉमन केस में पाया जाता है। तो डियर दीज आर द एमसीक्यूज, दीज आर द एमसीक्यूज। इन द कॉमन केस वहां पे अगर सवाल आ जाता है, इन द कॉमन केस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, व्हाट इज अदर या व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड, तो हम टिक करेंगे किसको, नाइट्रोजन और फास्फोरस को टिक करेंगे। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये चीजें नाइट्रोजन मैंने रखा प्रोटीन के लिए, तो नाइट्रोजन उनको यूनिक करता है कि देयर इज अ नाइट्रोजन कंपाउंड और नाइट्रोजन ग्रुप, it is attached with the along with the carbon hydrogen oxygen, so that's why it refers to the proteins। तो dear students फिर ये सारे के सारे MCQs बनते हैं। तो moving towards the structure of the protein, तो dear students keep in mind this is the structure, open structure of the single amino acid। ठीक है, तो अमीनो एसिड से कौन कौन से सवाल निकलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दिस वन इज द NH3 radical group or carboxylic group, hydrogen and alpha carbon. This one is the alpha carbon because it's on the central position, and it is having the 4 valency or tetravalent. It's a tetravalent because it's having the ability to attach the 4 groups along with it। ओके जी, तो ये क्या करता है, ये एक टाइम पे ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। दिस इज एबिलिटी ऑफ द कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द टेट्रावैलेंस, बिकॉज इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। देखिए जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो हमें अभी हमने पढ़ा था कि इट इज हैविंग द रिपीटेडली सब यूनिट्स जो इनके होंगे वो कंबाइन टुगेदर बाय एलिमिनेटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, और वहां पे एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी, किसकी, लॉन्ग चेन बनती जाएगी प्रोटीन की। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसमें अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा इनमें गौर करें, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारा ये जो मटेरियल होता है वो सारे का सारा सेम रहेगा। ठीक है, बाकी ये जो रेडिकल ग्रुप होता है, ये रेडिकल या साइड चेन जो होती है, इट विल बी चेंज, बिकॉज नेचर की बात करें, सेल की बात करें या टिश्यूज की बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली देयर आर 170 amino acids, right? 170 amino acids are present। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो लेट मी राइट हियर 170 अमीनो एसिड ये सेल्स और टिश्यूज में पाए जाते हैं। कीप इन माइंड ये 20 जो हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स वो कॉमनेस्ट होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से 3 एमसीक्यूज निकलते हैं। 3 कौन कौन से एमसीक्यू निकलते हैं, let me write here the MCQs, 3 MCQs, right। सवाल कैसे आ सकता है MCQs, पहला MCQs आ सकता है कि भाई टोटल, let me write here टोटल अमाइनो एसिड। जब भी टोटल अमाइनो एसिड की बात आती है टोटल अमाइनो एसिड इन टिश्यूज, सेल्स आर टिश्यूज, अगर सेल्स और टिश्यूज की बात आती है तो डियर स्टूडेंट्स आपने टिक करना 170 को, आपने 20 को टिक नहीं करना। कीप इन माइंड, ये ज़हन में बिठा लें। और दूसरा सवाल नंबर 1। नंबर 2, अगर सवाल ये आ जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, तो हम कहेंगे देयर आर 25 अमीनो एसिड्स व्हिच आर यूजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। लेकिन तीसरा सवाल, तो ये यूज्ड इन प्रोटीन साइंथेसिस, ये सारे के सारे 170 यूज नहीं होते प्रोटीन के, वो जस्ट अमीनो एसिड की सूरत में पड़े होते हैं वहां पे, राइट। तो ये थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अपने सिंटैक्स में ऐसी चीजें नहीं लिखी, इसलिए ये किप्स ने भी सवाल दिया हुआ है, और इनके अलावा जो फेडरल में है इनमें भी ऐसी चीजें मौजूद हैं, लेकिन अपने सिंटैक्स में ये चीज कम अज कम मौजूद नहीं है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं सवाल को मैं जो है इंडिकेट करता हूं ताकि आपकी सपोर्ट हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। अब हमें पता है
कि भाई जो कॉमनेस्ट की बात करते हैं या एबंडेंट की बात करते हैं, कॉमन अमीनो एसिड्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स? देयर आर द 20 टाइप्स। उस 20 टाइप्स में अगर हम नाइन्थ की जो बुक इस्तेमाल करें, उसमें उन्होंने लिखा है जो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल के बारे में लिखा है। पुरानी बुक में लिखा है 10 एसेंशियल्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 9th की बुक है उसमें लिखा है 9 एसेंशियल्स होते हैं, 11 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एसेंशियल वो होते हैं जिनको लेने की जरूरत पड़ती है, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पे प्रोड्यूस होते हैं बाय द बॉडी। ठीक है जी। इफ there is a lacking or deficiency of the non-essential amino acid, essential in our diet, essential amino acid in our diet, if there is a lacking, तो फिर क्या होता है, कभी कभी न्यूट्रिशनल डिजीज होती है ना, क्वेश वर्कर की डिजीज हो जाती है या मरासमस की डिजीज हो जाती है। तो क्यों होती है डियर स्टूडेंट्स? इसलिए क्योंकि हमें जो प्रॉपर अमाउंट चाहिए होता है अमीनो एसिड्स का वो हमें नहीं मिलता। तो फिर क्या होता है, फिर हमारी बॉडी के वो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं दे विल बी यूज इंस्टेड द प्लेस ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो फिर उस बंदे में, उस विक्टिम में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स फूल जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, जैसे कि क्वेशरकॉर्ड की डिजीज होती है, राइट। तो ये था सुपरफिशियल ओवरव्यू इसके बारे में। तो चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। थोड़ी सी स्ट्रक्चर पढ़ लें कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारे बुक में है वो 3 अमीनो एसिड्स वहाँ पे हमें बताए गए हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो है एक है ग्लाइसिन, ठीक है जी, एक है एलानिन, एक है सीरीन। तो ये 3 अमीनो एसिड्स हमें दिए गए हैं और तीनों के क्या दिए गए हैं, उनके रेडिकल ग्रुप्स भी हमें दिए गए हैं। तो रेडिकल ग्रुप से आपने पहचानना ये कौन सा प्रोटीन है, दिस इज द एमसीक्यू, राइट। कि अगर H जिसका हो रेडिकल ग्रुप तो उसको हम सिंपलेस्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेडिकल ग्रुप। जहाँ पे H होता है तो उसको हम सिंपलेस्ट कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज है, विच वन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो आंसर विल बी द ग्लाइसिन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द सिंपल रेडिकल ग्रुप, गॉट इट। और डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में अगर हम फर्दर देखें, एलानिन की बात करें तो एलानिन में देखें CH3 है एलानिन का। अगर मैं सीरीन की बात करता हूं तो उसका जो रेडिकल ग्रुप होगा, इसकी जगह पे लेट सपोज इसकी जगह पे मैं पुट करूं तो CH2OH होगा, ठीक है। तो ये सीरीन का अमीनो एसिड है। तो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द एमसीक्यूज, कीप इन माइंड, रिमेंबर दीज एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज हमें कैसे पता है? बाकी तो सारे का सारा सेम ही होता है, रेजिड्यूज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन द रेडिकल ग्रुप। इफ देयर आर द 20 अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द 20 अमीनो एसिड्स, तो इन 20 अमीनो एसिड्स में कौन सी चीज कॉमन होगी? रेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स विल बी द सेम, लाइक अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन। लेकिन जो डिफरेंस आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आएगा रेडिकल ग्रुप में, गॉट इट। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे और अगले जो है वीडियो में हम चलते हैं। तब तक के लिए इजाजत।